अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टार्क एंड फोर्स ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। हमने ईएमटी की वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वन की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, तो ये हमारे पास मुकम्मल सीरीज़ है, आप लोग ये देखते जाए। ओके, तो ये देखते जाए। आज की जो मेरे पास वीडियो है वो लास्ट हमारा छठा चैप्टर है, मैग्नेटिक फील्ड्स इन मैटर। इसका सेकंड वीडियो है, इनके 41 वीडियो है, टार्क्स एंड फोर्सेस और मैग्नेटिक डायपोल। तो आने वाले वीडियो में हम इंशाल्लाह रहमान इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए दो बातें हैं, टार्क एंड फोर्स। पहले हम बात करते हैं टार्क की। ओके, टार्क का जो हमारे पास जनरल फार्मूला है, हम किस में टार्क को फोर्स देखने लगे हैं? मैग्नेटोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम डाइपोल टार्क और फोर्स नहीं देखेंगे। ओके, वो हमने जो सेकंड चैप्टर था हमने उसमें इस को डिफाइन कर लिया था टार्क को। यानी कि हम जो हमारे पास था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमारे पास टार्क था वो हमारे पास ये था। ओके, अब हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो टार्क देखेंगे वो हमारे पास ये होगा। अब हम इसको प्रूव करेंगे। ओके, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, ये मैग्नेटोस्टैटिक्स में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स का आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, ये देखिए हमारे पास वीडियो बनी हुई है, 37 का डी पार्ट है, कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप लोगों को अगर पता है, ठीक नहीं पता, आप वो उसका लिंक होगा, आप इंशाल्लाह आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए इसको हम बुक को फॉलो कर रहे हैं, ग्रिफ्थ की बुक में से इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखें टार्क्स एंड फोर्सेज ऑन मैग्नेटिक डायपोल्स। A magnetic dipole experience a torque in magnetic field just as electric dipole डज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जिस तरह हम सेकंड चैप्टर में देखते था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल रखते हैं वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इसी तरह जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मैग्नेटिक डाइपोल को रखेंगे वो भी एक फोर्स या फिर टार्क एक्सपीरियंस करेगा। लेट्स कैलकुलेट द टार्क ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे पास दो फील्ड है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम बात करने लगे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या टार्क होता है, नॉन यूनिफॉर्म की अब बात नहीं करेंगे। ओके, तो लेट्स कैलकुलेट टार्क ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट। अब रेक्टेंगुलर करंट लूप ये है हमारे पास। ओके, ये वाला, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। सिंस एनी करंट लूप कुड बी built up from infinitesimal rectangles with all the internal sides cancelling as indicated in figure 1, there is no real loss of generality here, but if you prefer to start from अच्छा ये खुद यानी कि ये बताया गया है कि जो एक करंट लूप होता है वो छोटे छोटे पैचेज, छोटे छोटे पीसीज से मिलकर बना होता है। कुछ साइड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, कुछ साइड एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करती। अब हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होता है। Let magnetic field point in the z direction. The forces on two surrounding sides cancel. They tend to stretch the loop, but they do not rotate it. यानी कि अब ये देखिए, ये डायग्राम है हमारे पास, ये वाले, ये ए डायग्राम है, ये बी डायग्राम है, दोनों एक ही डायग्राम है। तो इसमें हमने एक लूप लिया है, ये वाला लूप, इसको हम इस लूप को हम नाम दे देते हैं, खुद से नाम दे देते हैं। ओके, सपोज करते हैं इसको हम इधर बना लेते हैं। ये मेरे पास लूप है, ये किसके लॉन्ग है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग है, ये जी एक्सिस के लॉन्ग है, और ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। ओके, ऐसा ही है। अब जो मेरे पास इसको हम नाम देते हैं, ये मेरे पास क्या है? एस है, ये मेरे पास आर है, ये मेरे पास सपोज कर लें क्यू है, इसको नाम देते पी का, यानी कि पी क्यू आर एस, पी क्यू आर। हमने नाम चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। अब हमारे पास ये क्या है? लेंथ है। ओके, ये मेरे पास क्या है? विथ। ओके, यानी कि इसको यहाँ देखें, ये वाला कि जो मेरे पास ये वाली है ना, ये मेरे पास लेंथ है, ये भी लेंथ होगी जिसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं। अब ये मेरे पास जो विथ होगी ये वाली, ओके, जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट कर लें या फिर ए से डिनोट कर लें, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। लेकिन चूंकि हम बुक को फॉलो कर रहे हैं, इसे हम बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये मेरे पास क्या होगी? विथ, यानी कि चौड़ाई होगी, और ये मेरे पास ये लेंथ होगी, सॉरी मेरे पास ये लेंथ ही होगी। इसको हम एल से डिनोट कर लें या बी से डिनोट कर लें, ये मेरे पास विथ होगी ये वाली। ओके, ये रेक्टेंगुलर मेरे पास ये लूप है, चार साइड हैं इसकी। जब इस लूप को
हम इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरे पास जो बी है मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है किसके अलोंग, अलोंग द जी एक्सिस है हमारे पास। ओके, जब अलोंग द जी एक्सिस हम रखेंगे, और जो मेरे पास ये रेक्टेंगल लूप है, ये मेरे पास इसमें यानी कि जो मेरे पास एंगल बन रहा है लेंथ और विड्थ के दरमियान, वो मेरे पास 90 का एंगल होगा, यानी कि इसके और इसके दरमियान जो मेरे पास एंगल होगा वो कितना होगा, 90 का होगा, हमेशा 90 का होगा। तो अब बुक को देखें कि बुक क्या कह रही है। द फोर्सेज ऑन हॉरिजेंटल साइड्स आर लाइक इक्वल एंड ऑपोजिट, सो द नेट फोर्स ऑन द लूप इज जीरो बट दे डू जनरेट अ टार्क। अब इधर हॉरिजेंटल साइड्स हैं, इसमें हॉरिजेंटल साइड्स भी हैं और इसमें वर्टिकल साइड्स भी हैं, यानी कि जो हमारे पास हॉरिजेंटल साइड्स हैं, जो हमारे पास ये हॉरिजेंटल साइड्स कौन सी हैं, ये वाली हैं, ये वाली, ये वाली। ओके, यानी कि अगर मैं ये कहूँ हॉरिजेंटल साइड्स यहाँ कौन सी है, पी एस और क्यू आर, पी एस और क्यू आर, ये दोनों क्या है, हॉरिजेंटल साइड्स हैं। ओके, तो अब ये दोनों हॉरिजेंटल साइड्स हैं, इसमें जो मेरे पास टार्क होगा, जो फोर्सेस होंगी वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। ओके, यानी कि ये देखें, जब इस लेंथ इस पर फोर्स लगेगी, क्योंकि जो मेरे पास डायरेक्शन है, अच्छा ये डायरेक्शन को तो बताया नहीं, इसमें करंट भी फ्लो कर रहा है, जो करंट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में। ओके, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है करंट है वो मूव कर रहा है। तो अब यहाँ जब इस पोर्शन में करंट गुजरेगा तो उसकी जो मेरे पास फोर्स होगी, इसकी वजह से जो मेरे पास फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। ओके, अगर यानी कि अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट रूल अप्लाई करें तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में ही होगी। यहाँ जो मेरे पास डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, और सॉरी फोर्स डायरेक्शन वो इस डायरेक्शन में होगी, और इसमें जो इस केस में होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। यानी कि इधर अगर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो राइट हैंड रूल का अकॉर्डिंग यही मेरे पास फोर्स निकलती है। यानी कि अगर इधर हम अप्लाई करें ना, राइट हैंड रूल है वो क्या है कि जो मेरे पास ये फिंगर होगी किसको शो, मैग्नेटिक फील्ड को, जो मेरे पास ये होगा मिडिल फिंगर मतलब किसको शो करेगी, इसको करंट को, इसको ऐसे, तो जो मेरे पास इसको हम ऐसे करेंगे तो मेरे पास जो ये होगा ये ऐसे राइट डायरेक्शन में जाएगा, तो फोर्स इस केस में इस तरफ होगी और इस केस में इस तरफ होगी, यानी कि ये देखें। ओके, ये थी मेरे पास हॉरिजेंटल साइड्स के लिए, ये हमने किया है राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। ओके, तो अब जो हमारे पास ये तो हॉरिजेंटल साइड्स होगी ना, एक ही डायरेक्शन इस जन पे होगी, इस डायरेक्शन है। अब ये फोर्स मैग्नीट्यूड में क्या है जी, इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, जिसकी वजह से ये कैंसिल आउट तो हो जाएंगी फोर्सेज, जीरो, इनका नेट फोर्स तो इक्वल तो हो जाएगा लेकिन टार्क क्रिएट हो जाएगा, जाते जाते ये टार्क भी क्रिएट हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये देखे ना डायरेक्शन, ये मेरे पास पेंसिल है, इस पर मैं इस फोर्स लगाऊँ, इस यहाँ ऐसे मैं फोर्स तो लगा रहा हूँ, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है सेम है, लेकिन क्या है हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन दीजिए के तौर पर जो होगी पेंसिल रोटेट कर जाएगी, तो यही मेरे पास टार्क होता है। तो अब जो मेरे पास ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल साइड्स के लिए है, बाकी जो मेरे पास ये वाली साइड्स थी, ये भी इनकी भी जो डायरेक्शन होंगी तो फोर्सेस के वो ऑपोजिट होंगी, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगी, ये भी कैंसिल आउट कर देंगी। तो इधर भी इन दोनों की वजह से टार्क क्रिएट होना चाहिए, लेकिन इधर इन दोनों की वजह से टार्क क्रिएट नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन वो सेम 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 है, सॉरी सेम है, इन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है, जिसकी वजह से जो ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं विद इक्वल मैग्नीट्यूड वो कैंसिल आउट कर देती हैं, तो मेरे पास टार्क क्रिएट नहीं होता। यहाँ ये भी इन दोनों का भी वही हिसाब है, फोर्स भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन फर्क क्या है कि इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है वो सेम नहीं है, जिसकी वजह से, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का मतलब क्या है कि सेम ना होने का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ थीटा होगा, उस थीटे की मदद से जो मेरे पास होगा टार्क क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये वाला, तो ये थे हमारे पास, सो हमारा जो टार्क क्रिएट हो जाएगा अलोंग द एक्स एक्सिस। अब बड ये हो गया हमारे पास, ये फार्मूला है एन, ये मेरे पास टार्क है, ए है, एफ है, साइन थीटा है, और ये एक्स है, क्योंकि मेरे पास टार्क क्रिएट है, टार्क अलोंग द एक्स एक्सिस क्रिएट होगा। ओके,
क्योंकि हमने हॉरिजेंटल साइड देखी है, तो हॉरिजेंटल तो अलॉन्ग किसकी होंगी, एक्स एक्सिस की होंगी। अगर ये एक पेज है ना, पेज पर नज़र नहीं है बाकायदा तौर पर, हमें यानी कि शायद में भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब इसको हम 3 डिमेंशन में एनिमेटेड वीडियो में देखेंगे तो हमें पास बिल्कुल समझ आ जाएगी कि जो ये साइडेड होंगी इनकी, यानी कि ये वाली होगी, ये समझ लिया, समझ एक ही बात है। तो इनकी जो डायरेक्शन होगी वो किसके अलॉन्ग होगी, यानी कि टार्क जो प्रोड्यूस होगा वो अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस होगा। अब जो मेरे पास है, ये मेरे पास है, इसकी विड्थ है ये वाली ए है। ओके, इसका ये इतने यहाँ से लेकर यहाँ तक पैच क्या है, a/2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है a/2 है। इन दोनों को मिलाएंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, ये मेरे पास टार्क है। अब ये जो मेरे पास टार्क है किस तरह आया, यानी कि ये देखें, जो मेरे पास टार्क है वो मेरे पास अल्लाह भला करे आप लोगों का आर, ये होता है ना साइन थीटा होता है, अगर इसको खत्म कर दो तो साइन थीटा आ जाएगा। ओके, यानी अगर इसको मैं खत्म करूं आर साइन थीटा हो जाएगा। अब हमारे पास इधर आर क्या है, ए है, तो मेरे पास एफ साइन थीटा होगा। तो अब हम अगर देखें फार लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ के इस साइड के देखें, इस साइड के लिए यानी कि इससे इस साइड देखें, तो हमारे पास जो होगा ये a/2 बन जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा। यह राइट लेफ्ट के लिए है। अगर मैं राइट के लिखूं तो मेरे पास क्या होगा, राइट के लिए मैं हमारे पास यही होगा एफ साइन थीटा, यानी कि ये वाला पोर्शन। ओके, a/2, जब a/2 इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास यानी कि a/2 एफ साइन थीटा प्लस a/2 एफ साइन थीटा, इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास ए एफ साइन थीटा आ जाएगा। ओके, जो कि मेरे पास यही फार्मूला है। ओके, तो अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ए और इसको फार्मूला ये है ए एफ साइन थीटा एक्स है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये वाला। ओके, तो लिहाजा ये मेरे पास फार्मूला आ गया। अब मैग्नीट्यूड का फार्मूला ये है, तो ये हमारे पास ये डायपोल मोमेंट भी है, ये भी याद रखिएगा। ओके, ये मेरे पास डायपोल मोमेंट है, इसका एंगल क्या है, जी एक्सिस के, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, ये वाला मेरे पास थीटा है। तो अब ये देखिए हमारे पास मैग्नीट्यूड ये है। अब इस एफ की वैल्यू को इधर पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास फॉर्म बन जाएगी। और इस फॉर्म को इस फॉर्म में, इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। यानी कि क्या होगा कि जब हम ये एफ की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो मेरे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ देख मैं इसको लिखता हूँ इधर, एन इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, आई ए बी साइन थीटा है, और किसको लूँगा, एक्स एक्सिस लूँगा। ओके, तो अब यहाँ देखें जो हमारे पास ये वाली टर्म है आई बी, इसको ए बी को मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ, साइन थीटा अलोंग द एक्स एक्सिस। तो इस आई जो मेरे पास ए बी है, ये मेरे पास ए बी क्या है, ए क्या है मेरे पास लेंथ है, बी क्या है मेरे पास विड्थ है। लंबाई जब सूर्य की किसकी इक्वल होती है, हमारे पास एरिया की इक्वल होती है। ओके, यानी कि लेंथ है मल्टीपल विड्थ किसकी इक्वल होता है, एरिया के। तो आ जाएगा ये आ जाएगा। अब जो मेरे पास है आई और एरिया, इन दोनों को मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ, इस बी को मैंने अलग कर दिया। तो अब जो मेरे पास ये है, ये क्या है, मेरे पास एम बन जाएगा। ओके, तो अब ये साइन है, तो साइन को खत्म करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा। ओके, अब ये देखें मेरे पास जो एम है, ये मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, किसका, लूप का, जो मैं अभी पहले बताया ये वाला, ये। ओके, तो ये मेरे पास आंस आ जाएगा, ये वाला, ये मेरे पास टार्क है, मैग्नेटिक, ये टार्क है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग दी जी एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी लूप हो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम हो, तो उस पर एक्ट होने वाली जो हमारे पास टार्क होगी वो इसके इक्वल होगी। ओके, अच्छा, ये फार्मूला जो हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन के लिए भी यूज़ करते हैं, और इसके लिए इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल मोशन है उसके लिए भी हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स में होता है, क्यों में जब हाँ क्वांटम मैकेनिक्स 1 में हम स्टडी करते हैं इसको। तो अब इसके आगे ये थ्योरी लिखी है, ये देख लें थोड़ी सी, कि नोटिस दैट इज आइडेंटिकल इन फॉर्म टू, यानी कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि जिस ये मेरे पास जो ये फार्मूला ये मैग्नेटोस्टैटिक्स में है, इसी तरह ये फार्मूला जिस तरह हम पहले निकाला वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने निकाला था। ओके, इन particular the torque is again in such a direction as to line to dipole parallel to field. It is this torque that accounts for paramagnetism, since every electron constitutes a magnetic dipole
you might expect paramagnetism to be universal phenomena. Actually quantum mechanics, अच्छा इसमें जो बात बताई गई है वो ये है कि यानी कि जो जहाँ तक बात बताई गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो ये बताई गई है कि जो हमारे पास टार्क होता है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक इफेक्ट को। ओके, लास्ट वीडियो में हमने पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पे बात कर ली थी। तो पैरामैग्नेटिक इफेक्ट टार्क जो होता है वो पैरामैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। ओके, एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स टेंड्स टू लॉक the electron within a given atom together in pairs with opposing spin, and this effectively neutralizes the torque on the combination. As a result, paramagnetism most often occurs in atoms and molecules with a odd number of electrons, where the extra unpaired number is subjected to the magnetic torque. Even here, the alignment is far from complete, since random thermal collision tend to destroy the order. यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स पर जो हमने फिफ्थ सेमेस्टर में स्टडी की हुई है क्वांटम मैकेनिक्स 1, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक मुकम्मल तौर पर सीरीज़ बन चुकी है। यानी कि अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखें, ये क्वांटम मैकेनिक्स 1 है, इस पर हमने मुकम्मल तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह एक सीरीज़ बनाई हुई है। तो आप ये सीरीज़ देख सकते हैं अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी कर रहे हैं अभी या स्टडी करेंगे तो इस पर हमारी एक मुकम्मल तौर पर सीरीज़ बन चुकी है। तो ये लो आप लोगों को देखते जाएँ। ओके, तो आइए हम टॉपिक की तरफ आते हैं अपने। तो अब इसमें ये बताया गया है कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो मेरे पास पॉली एक्सप्लोजन होता है वो जब एक पॉली एक्सप्लोजन में कम से कम एटलीस्ट जो मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो अनपेयर्ड रहता है, और वो अनपेयर्ड होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट चलता है। ये मैं पॉली एक्सप्लोजन में होता है। अगर वो भी जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, अगर वो भी अलाइनमेंट हो जाए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो हमारे पास पॉली एक्सप्लोजन का प्रिंसिपल है वो सेटिस्फाई नहीं करता। मिसाल के तौर पर अगर किसी एटम में 17 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो जो 16 वाले पेयर हैं वो तो अपने आप को अलाइनमेंट कर लेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, लेकिन जो एक होगा वो इसके ऑपोजिट ही जाएगा। तो यही मेरे पास पॉली एक्सप्लोजन होता है, और इसी एक की वजह से जो मेरे पास मैग्नेटिक होता है मटेरियल होता है वो मेरे पास क्या किस अहमियत का हो जाता है, पैरामैग्नेटिक अहमियत का हो जाता है। ओके, तो अब ये था हमारे पास टार्क मतलब। अब हम बात करते हैं जो मेरे पास है फोर्स इन अ यूनिफॉर्म फील्ड दी नेट फोर्स ऑन करंट लूप इज 0। यानी कि अब यूनिफॉर्म अगर मैग्नेटिक फील्ड में देखा जाए तो हमारे पास जो फोर्स होती है वो हमारे पास इसके इक्वल होती है, किसके 0 के इक्वल होती है करंट लूप के लिहाज से। ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा जो फोर्स होती है ऑन करंट लूप वो किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। ये हमारे पास फार्मूला है। ओके, इस फार्मूले की मदद से देख लें कि जो हमारे पास ये चूंकि मैग्नेटिक फील्ड इसको हमने बाहर निकाल लिया, क्यों निकाला, क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है। बाकी ये डी.एल ये रह गया, इंटीग्रल रह गया। अब ये डी.एल क्या है, ये डी.एल हमारे पास ये मेरे पास वेक्टर लेंथ है, बाहर वेक्टर क्वांटिटी है, मेरे पास इनफिनिटेसिमल लेंथ है। जब आप किसी इनफिनिटेसिमल लेंथ का क्लोज इंटीग्रल लेते हैं तो वो हमेशा उसका जो आंसर होता है वो 0 को इक्वल आता है। द कांस्टेंट बिकम्स आउट और साइड इंटीग्रल, यानी हमने उसको बाहर निकाल दिया। द नेट डिस्प्लेसमेंट अराउंड अ क्लोज्ड लूप इवेनिशियस, यानी कि जो इसका आंसर होता है वो इवेनिशियस होता है, 0 आ जाता है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था 40। अब हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं। इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड दिस इज अ नो लॉन्गर स्पेस। फॉर एग्जांपल, सपोज अ सर्कुलर वायर रिंग ऑफ रेडियस r कैरिंग अ करंट I is suspended above the short solenoid in the fringing in the region फिगर नंबर 3। अब फिगर ये 3 है, ये हमारे पास क्या है, सोलिनाइड है। ओके, इन दी फ्रिंगिंग या फ्रिंजिंग रीजन जो मर्जी पढ़ रहे हैं इसको, इसके ऊपर हमने ये रिंग ली हुई है। इस रिंग ये करंट कैरिंग हमारे पास रिंग है जिसका रेडियस r है। ओके, यानी कि ये मेरे पास जो ये रिंग है ना, ये वाली रिंग, इसको हमने ये लिखा हुआ है, ये रिंग है, इसका रेडियस कैपिटल R है। ओके, और इस रिंग में क्या है, करंट मूव कर रही है इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, इस डायरेक्शन में। अब क्या होगा, here magnetic field has a radial component and there is a net downward force on the loop figure number 4। अब क्या होगा, इसको देखें, यहाँ क्या है कि जो चूंकि जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ क्या है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड की क्लोज है, तो यहाँ देखिए स्पेस ज़्यादा हो गया। स्पेस का मतलब कि अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, कम हो गई है। यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है,
और एक और बात, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल स्ट्रेट, सिर्फ एक जो लाइन है वो स्ट्रेट है मैग्नेटिक फील्ड की, बाकी क्या है ये यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, इस डायरेक्शन में है। अब इनकी वजह से इसके दो कंपोनेंट बन चुके होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होगा वेक्टर कंपोनेंट, सॉरी परपेंडिकुलर कंपोनेंट। यानी कि अगर इसको मैं यहाँ बताऊँ, चलिए इधर लिख लेते हैं कि ये देखें, ये मेरे पास है ना ये वाला, तो ये हम सपोज करते हैं ये मेरे पास है ये। अब इसकी वजह से जो मेरे पास होती है ये है, इसको नाम देते हैं सपोज DF1 का नाम देते हैं। अब इसके दो कंपोनेंट, एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक इसका ये कंपोनेंट होगा ये वाला। ओके, एक ये कंपोनेंट होगा और एक मेरे पास ये कंपोनेंट होगा। ये मेरे पास एक्सिस कंपोनेंट है, ये मेरे पास क्या है वाई एक्सिस कंपोनेंट है। अब चूंकि देखिए इधर भी मैग्नेटिक फील्ड है, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ देखें, अगर ये वाली इसको देखें तो इसमें और इसके, यानी कि अगर देखें ये है, सॉरी इसमें ऐसे है, तो यानी कि इस तरह होगी मेरे पास, ये देखिए इस तरह। ओके, ये DFY है। अगर इसको हम इस तरह थोड़ा स्ट्रेट सपोज कर लें, तो अब जो मेरे पास हो गया, इसके एक ये कंपोनेंट हो गया, ये वाला कंपोनेंट नहीं, इस तरह भी नहीं है, ये है इस तरह, तो फिर इसको इस तरह, जी जी ये देखें। अब चूंकि सिर्फ ये एक ही लाइन है जो कि स्ट्रेट है, बल्कि बाकी क्या है हमारे पास इस तरह है, ऑलमोस्ट इस तरह है। इसको मैं अगर ऐसे लिख लूँ तो कोई हर्ज तो नहीं ना होगा, नहीं होगा। अब इसके दो कंपोनेंट्स, एक ये कंपोनेंट बन गया, एक ये कंपोनेंट बन गया, ये एक्स्ट्रा कंपोनेंट बन गया मेरे पास, ये वाई कंपोनेंट बन गया। ओके, तो ये किस केस में है, इस केस में। सिमिलरली ये केस हमारे पास इधर भी होगा। ओके, जो मेरे पास ये है ये इसके लिए है, अब इसके लिए मेरे पास ये होगी, यानी कि ये होगी, तो इसके भी दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ये वाला एक एक्स कंपोनेंट है और एक मेरे पास ये एक्स कंपोनेंट है, ये मेरे पास वाई कंपोनेंट है। ओके, अब जो मेरे पास ये है, ये किसके लिए है जी, इसके लिए है। ये किसके लिए है, इसके लिए है। यानी कि जो मेरे पास ये वाला है ना, इसको मैं नाम दे रहा हूँ DF2 का, इसको मैं नाम दे रहा हूँ DF1 का। ओके, ये इसको मैं नाम दे DF1 है हमारे पास, ये मेरे पास क्या DF2 है। इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, तो इसको मैंने इसी तरह किया हुआ है। अब एक ये वाई कंपोनेंट, एक एक्स कंपोनेंट है, इस तरह इसको मैं इस तरह ले रहा हूँ। ये है इसका एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट होगा। अब ये क्या होगा, ये एक्स कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। सिर्फ हमारे पास ये वाला कंपोनेंट बचेगा, एक ये वाला, और एक हमारे पास ये वाला कंपोनेंट बचेगा, ये वाला। ओके, ये दो कंपोनेंट्स बचेंगे। अब ये दोनों कंपोनेंट्स की जो मेरे पास डायरेक्शन होगी, केस में होगी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और वर्टिकल रह जाएंगे। ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। जो ये वाला है या ये ले लें, ये इस तरह है ये वाला, इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, इसको एक्स कंपोनेंट कह रहे हैं, इसको वाई कंपोनेंट कह रहे हैं। अब इसमें से ये ले लें या ये ले लें, ये है, अब इसके भी दो कंपोनेंट बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला। ये मेरे पास सपोज DF2 है, तो ये DF2X होगा, ये DF2Y होगा। इसी तरह मेरे पास ये अगर ये DF1 है तो ये DF1Y होगा, ये DF1X होगा। ओके, तो क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। यानी कि अब अगर इसको हम मजीद समझना चाहें, इस डायग्राम से देख सकते हैं कि ये देखिए, जब मैग्नेटिक फील्ड वो तो ऊपर वाली साइड है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऊपर वाली साइड पर ही है ना। अगला चीज़ की जो मेरे पास डायरेक्शन है वो थोड़ी सी टेंजेंट है, यानी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि जो इनकी वजह से होगी फोर्स, वो इसमें होगी। ये फोर्स कौन सी होगी, एक्स कंपोनेंट वाली नहीं होगी, क्योंकि जो एक्स कंपोनेंट वाली होगी तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और इसी तरह जो इसमें होगी वो भी कैंसिल आउट हो चुकी होंगी एक्स कंपोनेंट, सिर्फ वाई कंपोनेंट वाली हमारे पास ये फोर्सेज बच जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऊपर वाली साइड पर होगी। अब ये दो फोर्सेज, चूंकि इसकी वजह से भी डाउनवर्ड फोर्स है, इसकी वजह से डाउनवर्ड फोर्स है, तो ये दोनों फोर्सेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो लिहाजा जो मेरे पास टोटल नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ओके।